आज हम देखने वाले हैं एक साइंस फिक्शन सर्वाइवल मूवी जहां दिखाया गया है एक ऐसे भविष्य के दुनिया को जहां लगभग सारे इंसान बहुत ही गरीब थे। वो लोग बहुत मुश्किलों से कभी खा के कभी भूखे रहकर अपनी जिंदगी गुजारते थे। लेकिन इस दुनिया में हर इंसान को जिंदगी में एक बार अमीर बनने का मौका मिलता है, जिसके लिए उन्हें अपनी जान दांव पर लगाकर अलग अलग कठिन टास्क पूरे करने पड़ते हैं। पर पूरा सिस्टम इतना खतरनाक और मुश्किल था कि वहाँ सिर्फ 3% लोग ही जिंदा बच पाते थे, क्योंकि वहाँ सर्वाइव करना बिल्कुल आसान नहीं था। तो कहानी की शुरुआत होती है भविष्य की दुनिया से, जहां पृथ्वी को 2 हिस्सों में बांट दिया गया था। पहले हिस्से का नाम था अवसर, जो इंसानों के लिए एक अलग ही दुनिया थी, क्योंकि लगभग हर इंसान का सपना था वहां रहने का। अवसर में लोगों के पास हर जरूरी चीज मौजूद थी। वो अपनी मर्जी से जी सकते थे, जो चाहे कर सकते थे, कोई रोक टोक नहीं थी। दूसरी तरफ था दूसरा हिस्सा स्लमेरिया। अवसर के बाहर की ये दुनिया बहुत गरीबी और दर्द से भरी हुई थी। यहाँ के लोग बस्तियों जैसे छोटे छोटे इलाकों में किसी तरह जिंदगी गुजारते थे। उनके पास ना तो कोई सुविधा थी, न सही खाना, फटे पुराने कपड़े पहनकर किसी तरह अपनी जिंदगी चला रहे थे। लेकिन इस कठिन जिंदगी से बाहर निकलने का एक मौका था, एक ऐसा मौका जहां वो लोग टेस्ट और चैलेंजेस के जरिए अवसर के मेंबर बनने का हक पा सकते थे। पर इसके लिए एक शर्त थी, उन्हें कम से कम 20 साल का होना जरूरी था। और फिर जब वो इस परीक्षा में हिस्सा लेते हैं तो उनमें से सिर्फ 3% लोग ही सिलेक्ट होकर अवसर में जा पाते हैं। बाकी जो लोग पूरी कोशिश के बाद भी पास नहीं हो पाते, उन्हें वापस अपनी उसी गरीब दुनिया स्लमेरिया में लौटना पड़ता है। तो अब स्लमेरिया के लोगों को घोषणा की जाती है कि अवसर का 104वां प्रोसेसिंग शुरू होने वाला है, यानी अब तक 103 बार सिलेक्शन प्रोसेस हो चुका है। यहाँ हम मिलते हैं एक लड़की से, मिशेल। मिशेल ने इस बार अवसर की परीक्षा देने के लिए रजिस्ट्रेशन किया है। स्लमेरिया में जितने भी लोग 20 साल के हो चुके हैं और जिन्होंने रजिस्ट्रेशन करवाया है, उन्हें अब सिर्फ 20 मिनट के अंदर अवसर के ऑफिस पहुंचना होगा। यहाँ हम देखते हैं कि हर व्यक्ति के कान के पीछे एक छोटा सा डिवाइस लगा हुआ है। असल में जब अवसर का रजिस्ट्रेशन पूरा होता है, तब हर उम्मीदवार के कान में यह डिवाइस फिट कर दिया जाता है, जो असल में अवसर में घुसने का पास की होती है। मिशेल और उसके कुछ दोस्त खुशी खुशी लंबा रास्ता तय करके अवसर के ऑफिस पहुंच जाते हैं। वहां स्लमेरिया के सभी लोगों के सामने वहां के चीफ आते हैं। चीफ सभी को संबोधित करते हुए कहते हैं, यह तुम्हारी जिंदगी बदलने का सबसे बड़ा मौका है। हर कोई अपने टैलेंट और अपनी स्किल को पूरी तरह इस्तेमाल करे। वो यह भी सुनिश्चित करते हैं कि किसी के साथ कोई अन्याय नहीं होगा, हर किसी को बराबर मौका दिया जाएगा। और इस तरह सिर्फ वही लोग जो वास्तव में काबिल हैं, वो ही अवसर की दुनिया में घुस पाएंगे। दूसरी तरफ आज अवसर में एक नई एम्प्लॉई आती है, जिसका नाम है इजाबेल। इजाबेल बताती है कि उसे हेड ने खुद यहाँ भेजा है ताकि वो जेफ के सारे कामों पर नजर रख सके। लेकिन जेफ को ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आती कि कोई उसके काम में दखल दे। फिर भी क्योंकि इजाबेल को खुद हेड ने भेजा था, इसलिए वो चाहकर भी हेड के फैसले के खिलाफ कुछ नहीं कर सकता था। आखिरकार वो चुपचाप सब कुछ मान लेता है। उधर स्लमेरिया के लोगों का सिलेक्शन प्रोसेस शुरू हो चुका था, और ये प्रोसेस बिल्कुल भी आसान नहीं था। यहाँ के हर एक टेस्ट बहुत मुश्किल और खतरनाक थे, जिसकी वजह से शुरुआत में ही बहुत से लोग बाहर हो जाते हैं और उन्हें फिर से अपने पुराने इलाके स्लमेरिया में लौटना पड़ता है। इसी बीच हम देखते हैं मिशेल को, जिसका इंटरव्यू लिया जा रहा होता है। उससे उसकी जिंदगी से जुड़े कई सवाल पूछे जाते हैं। मिशेल बताती है कि उसका एक बॉयफ्रेंड था, लुइस। पिछले साल जब उसका 20 साल का होने का वक्त आया, तब वो भी अवसर में सिलेक्शन टेस्ट देने गया था, और उसके बाद से वो कभी वापस नहीं लौटा। इसका मतलब शायद वो अवसर में सिलेक्ट हो गया होगा। लेकिन तभी इंटरव्यू लेने वाला आदमी मुस्कुराते हुए कहता है, तुम सोच रही हो कि लुइस अवसर में चला गया, पर यह भी तो हो सकता है कि वो टेस्ट के दौरान ही मर गया हो। यह बात सुनकर मिशेल बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाती है। इसके बाद वो आदमी मिशेल से पूछता है, तुम्हारे बॉयफ्रेंड की सबसे पसंदीदा चीज क्या है? मिशेल जवाब देती है, ये मेरी गले की लॉकेट, ये उसी की सबसे प्यारी चीज थी। तब वो आदमी मिशेल से कहता है, तो इसे मुझे दे दो। हालांकि यह काम मिशेल के लिए बहुत मुश्किल था, लेकिन फिर भी वो अपने दिल पर काबू पाकर वो लॉकेट उसे दे देती है। और इसी के साथ मिशेल पहले टेस्ट में पास हो जाती है, क्योंकि यह एक इमोशनल टेस्ट था, जहां इंसान को अपनी भावनाओं के खिलाफ जाकर फैसला लेना पड़ता है। दूसरी तरफ हम मिलते हैं मार्को नाम के एक लड़के से। मार्को एक ऐसे फैमिली से था जिसके हर मेंबर को पहले ही अवसर में जाने का मौका मिल चुका था, इसलिए उसे पूरा यकीन था कि वो भी जरूर सिलेक्ट हो जाएगा। वो हर सवाल का जवाब पूरे कॉन्फिडेंस के साथ देता है, और अपने यकीन और आत्मविश्वास की वजह से वो पहले राउंड में सिलेक्ट हो जाता है। फिर हम देखते हैं एलेक्स नाम के एक और लड़के को, जो किसी भी कीमत पर अवसर में जाना चाहता था। वो किसी तरह यह राउंड पार करना चाहता था, इसलिए शुरुआत से ही लगातार बोलता चला जा रहा था, और उसका एटीट्यूड भी बहुत घमंडी था। उसका यह रवैया वहाँ के एग्जामिनर को बिल्कुल पसंद नहीं आता,
और नतीजतन वो पहले राउंड में ही बाहर हो जाता है। गुस्से में आकर इलेक्स सबको गालियां देने लगता है और कहता है ये पूरा सिस्टम ही खराब है। अब हम मिलते हैं जोआना नाम की एक लड़की से जो थी इस पूरी बैच की सबसे ब्रिलियंट और टैलेंटेड उम्मीदवार। वो जरूरत के अलावा बहुत कम बोलती थी और शायद इसी फोकस और समझदारी की वजह से वो बहुत आसानी से पहला राउंड पास कर लेती है। इसी तरह एक एक करके कई लोग सिलेक्ट होते जाते हैं और उनमें से लगभग सभी फिजिकली से बहुत स्ट्रांग थे सिवाय एक लड़के के जिसका नाम था फर्नांडो। फर्नांडो के पैर में दिक्कत थी इसलिए वो व्हील चेयर पर चलता था, लेकिन उसके हौसले और जज्बे के सामने ये कमजोरी कुछ भी नहीं थी। अपनी मेहनत और हिम्मत के दम पर वो भी पहला राउंड पास कर लेता है। उधर अफसर डिपार्टमेंट में एक चौंकाने वाली खबर आती है कि रेविलियस ग्रुप का कोई मेंबर भेस बदलकर स्लमेरिया का मेंबर बनकर अफसर में घुसने की कोशिश कर रहा है। उसका मकसद था अफसर की सारी सीक्रेट इन्फॉर्मेशन रेविलियस ग्रुप तक पहुंचाना। और ये रेविलियस ग्रुप कोई सिंपल गनग नहीं था, ये वो खतरनाक समूह था जो अफसर की पूरी दुनिया को बर्बाद करना चाहता था, क्योंकि रेविलियस ग्रुप के सभी लोग अफसर के खिलाफ थे। तो कुछ ही देर बाद हम देखते हैं कि अफसर की सिक्योरिटी टीम बहुत कम समय में ही उस आदमी को पकड़ लेती है जो असल में रेविलियस ग्रुप का मेंबर था। उसे पकड़ने के बाद अफसर के लोग उस पर इतना ज्यादा टॉर्चर करते हैं कि वो कुछ ही पलों में सब कुछ कबूल कर लेता है। वो यह भी बताता है कि वो अकेला नहीं है, यहाँ एक और आदमी मौजूद है जो हर पल की इन्फॉर्मेशन रेविलियस ग्रुप को भेज रहा है। उधर दूसरी तरफ हम देखते हैं खुद रेविलियस ग्रुप को जो अपने मिशन को पूरा करने के लिए एक बड़ा प्लान बना रहे होते हैं। उनका लक्ष्य था अफसर और बाहरी दुनिया के बीच बने उस दीवार को तोड़ देना जो अमीर और गरीब के बीच फर्क पैदा करती है। रेविलियस ग्रुप का मानना था कि हर इंसान बराबर है, हर किसी को अच्छी जिंदगी जीने का हक है और सिर्फ छोटे बहानों के जरिए लोगों से उनका अधिकार छीन लेना अन्याय है। इस बीच पहले राउंड में सिलेक्ट हुए लोगों को दूसरे राउंड के लिए तैयार किया जाता है। यहाँ उनके कान के पीछे लगे डिवाइस को स्कैन किया जाएगा ताकि पता लगाया जा सके कि कहीं किसी ने नकली डिवाइस लगाकर तो अंदर तो नहीं आया। जब सभी लोग स्कैनिंग के लिए लाइन में खड़े होते हैं तब जोआना अपने सामने खड़े एक लड़के को नोटिस करती है। उस लड़के का नाम है राफेल। जोआना देखती है कि राफेल के कान में कोई डिवाइस नहीं है बल्कि वहाँ एक अजीब सा निशान है। जोआना को तुरंत संदेह हो जाता है कि राफेल असल में धोखाधड़ी करके यहाँ आया है, लेकिन इन सब के बावजूद राफेल को स्कैनिंग में पास कर दिया जाता है जो देखकर जोआना समझ नहीं पाती कि यह कैसे संभव हुआ। फिर भी जोआना इस बारे में किसी को कुछ नहीं बताती। स्कैनिंग खत्म होने के बाद सभी उम्मीदवारों को एक दूसरे कमरे में ले जाया जाता है। यहाँ का पूरा कमरा छोटे छोटे टेबलों से भरा हुआ था और इन टेबलों पर रखे थे कई ब्लॉक्स। सभी को निर्धारित समय के भीतर लगभग 9 क्यूब्स बनाने थे और इसके लिए उनके पास सिर्फ 10 मिनट का समय था। जैसे ही समय शुरू होता है सभी क्यूब बनाने में व्यस्त हो जाते हैं, लेकिन फर्नांडो अपने पैर की प्रॉब्लम के कारण खड़ा नहीं हो पाता और इसलिए वो ब्लॉक्स तक पहुंचने में असमर्थ होता है। तब मिशेल उसकी मदद करती है और उसे कई ब्लॉक्स पास कर देती है ताकि फर्नांडो भी अपना काम पूरा कर सके। दूसरी तरफ सभी जितनी जल्दी हो सके क्यूब बनाने में व्यस्त थे, लेकिन जैसे ही समय अंतिम क्षणों में पहुंचता है हम देखते हैं कि मिशेल सिर्फ 8 क्यूब ही बना पाई थी क्योंकि उसने फर्नांडो की मदद करने में समय गंवा दिया था। लेकिन फर्नांडो बहुत कम समय में ही मिशेल के लिए एक क्यूब बना देता है जिससे मिशेल और फर्नांडो के बीच का बंधन और मजबूत हो जाता है। इसी बीच अंतिम समय में राफेल अब तक केवल 8 क्यूब ही बना पाया था तो उसने अपने पास बैठे दूसरे आदमी से एक क्यूब चोरी कर लिया और तभी समय खत्म हो जाता है। इस तरह राफेल ने धोखाधड़ी करके सेकंड राउंड के लिए क्वालिफाई कर लिया, लेकिन उसके चीटिंग करने की वजह से सभी लोग उसे गालियां देने लगते हैं और मिलकर उसे जमकर मारपीट कर देते हैं, जिसकी वजह से उसकी हालत बहुत ही खराब हो जाती है। उसकी इस भयानक स्थिति को देखकर सभी का मन उदास हो जाता है और वे सोचने लगते हैं कि यह काम करना बिल्कुल सही नहीं था। ठीक उसी वक्त जोआना राफेल के पास जाती है और उसे सीधी बात कहती है, मुझे तुम्हारे बारे में सब कुछ पता है, तुम नकली स्टेशन के जरिए यहाँ आए हो, अगर तुम ऐसा करना बंद नहीं करोगे तो मैं सारे सबूत अथॉरिटी को दे दूंगी। दूसरी तरफ हम इजाबेल को देखते हैं जो यहाँ चीफ के कामों की तह तक जांच करने आई है। इजाबेल हमेशा चीफ की गलतियां पकड़ने की कोशिश करती है। उसका मकसद है किसी भी तरह से चीफ को उसके पद से हटाना और खुद उस जगह पर काबिज होना। उसी समय मिशेल और उसकी एक दोस्त पर अफसर अथॉरिटी का शक होता है कि वे रेविलियस ग्रुप से ताल्लुक रखती हैं। फिर कुछ अफसरी एम्प्लॉय उन्हें उठाकर ले जाते हैं और सख्ती से पूछते हैं, तुम दोनों में से कौन रेविलियस का मेंबर है, और धमकी देते हैं कि अगर दोनों में से कोई भी स्वीकार नहीं किया तो दोनों की जान ले ली जाएगी। फिर वही एम्प्लॉय वहां से चले जाते हैं और इस मौके का फायदा उठाकर मिशेल अपनी दोस्त से कहती है, हमें किसी भी हालत में इस औरत को मार देना चाहिए वरना वो हमें दोनों को मार डालेगी। ठीक उसी वक्त जब वो एम्प्लॉय फिर वहां वापस आता है तो मिशेल की दोस्त उस पर हमला कर देती है, पर मिशेल खुद ऐसा नहीं करती, इसलिए उसकी दोस्त मार दी जाती है। अथॉरिटी को लगता है कि वही मरने वाली शायद रेविलियस की मेंबर थी, लेकिन बाद में हम पाते हैं कि असल में रेविलियस की मेंबर वही मिशेल खुद है और वह किसी खास मकसद के साथ अवसर में घुसी हुई थी। मिशेल को तीसरे राउंड के लिए भेज दिया जाता है, पर उसकी
दोस्त की मौत के कारण वह टूटकर बहुत ज्यादा रो रही होती है। इसी दौरान हमें मिशेल का एक और सीक्रेट पता चलता है जो लड़के के बारे में उसने कहा था, लुइस। वह असल में उसका बॉयफ्रेंड नहीं बल्कि मिशेल का भाई था। उसी भाई ने जब अफसर के लिए टेस्ट दिया था तो उसके बाद से मिशेल ने कभी भी उसकी कोई खबर नहीं पाई, इसलिए मिशेल यहाँ अपने भाई लुइस की तलाश करने आई थी। दूसरी तरफ हम फर्नांडो को देखते हैं जिसके दिमाग में उसके पिछले जीवन की कुछ यादें चल रही होती हैं। असल में छोटेपन से फर्नांडो के पैरों में बहुत समस्या थी, लेकिन उसे कभी ज्यादा कष्ट नहीं हुआ क्योंकि उसके पिता हमेशा उसके साथ रहे और उसकी देखभाल की। एक दिन उसके पिता ने उसे कहा था, चाहे तुम्हारे साथ कुछ भी हो जाए, अपने मन में हमेशा हिम्मत रखो। तुम्हारे हौसले और दिमाग से ही तुम किसी भी हाल में अवसर तक पहुंचोगे, क्योंकि अवसर में पहुंचने से उसे अच्छी ट्रीटमेंट मिलेगी और वो फिर से चल सकेगा। इसके बाद फर्नांडो को फिजिकल टेस्ट के लिए ले जाया जाता है, जहां उसके पैर में एक विशेष सुई डाली जाती है और पहली बार उसे पैर में दर्द महसूस होता है। डॉक्टर उसे बताते हैं कि अगर तुम किसी तरह अवसर में सिलेक्ट हो गए तो तुम्हारे पैर का इलाज संभव होगा। दूसरी तरफ हम चीफ को देखते हैं जो इजाबेल से कहते हैं, मुझे एक बहुत इंपॉर्टेंट काम है, मैं जल्दी वापस आऊंगा। चीफ जैसे ही चला जाता है, इजाबेल उस पर अपनी नजर बनाए रखती है। इजाबेल देखती है कि चीफ अपने कपड़े बदलकर, भेष बदलकर स्लेमेरिया की तरफ जा रहा है। चीफ भी बाहर लगे कैमरों की ग्रीन लाइट देखकर समझ जाता है कि किसी ने उस पर निगरानी रखी हुई है, इसलिए वह जल्दी से वहीं से वापस लौट आता है। इजाबेल बहुत कोशिश करती है कि चीफ के खिलाफ सबूत जुटा सके, पर वह किसी भी तरह का ठोस सबूत नहीं निकाल पाती। इसी बीच कॉम्पिटिटर्स को एक कमरे में बंद कर दिया जाता है जहां कुल 7 लोग थे। उन्हें 6 कॉइन दी जाती हैं और बताया जाता है कि उनमें से किसी एक को एलिमिनेट करना होगा। उनके पास सिर्फ 15 मिनट का समय है जो उस फैसले के लिए दिया गया था। अगर 15 मिनट के अंदर किसी को चुना नहीं गया तो 7 ही लोग एलिमिनेट हो जाएंगे। वो सब मिलकर कॉइन्स फ्लोर पर रखकर देर तक बहस करते हैं कि किसे बाहर करना चाहिए। काफी समय बीत जाने पर भी वे किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंचते। तब राफेल बोलता है कि वोटिंग कर दी जाए। मिशेल कहती है कि उन्हें जोआना को वोट करना चाहिए क्योंकि जोआना सबसे चालाक है और वही सबसे बड़ा खतरा है, इसलिए उसे ही बाहर किया जाना चाहिए। पर मिशेल को डर है कि अगर ऐसा होगा तो जोआना को पता चल सकता है कि मिशेल असल में रेविलियस की मेंबर है। पर क्योंकि जोआना पहले से ही राफेल के बारे में जानती थी तो राफेल जोआना का समर्थन करता है और कहता है कि उन्हें फर्नांडो को निकाल देना चाहिए क्योंकि फर्नांडो के पास अवसर में रहने की कोई योग्यता नहीं है। इससे वहाँ अदरों में उथल पुथल मचने लगती है। तभी वहाँ की एक लड़की कहती है कि वे अब स्कार्फ के जरिए सिलेक्शन करें। वो स्कार्फ को 7 हिस्सों में बांट देगी और हर कोई एक एक हिस्सा लेगा। जिसके हाथ में सबसे छोटा टुकड़ा लग जाएगा उसे वहाँ से निकलना होगा। स्कार्फ से वोटिंग होने पर देखा जाता है कि जोआना के पास सबसे छोटा हिस्सा आया, इसलिए जोआना को एलिमिनेट होना चाहिए। लेकिन जैसे ही उन्हें नेक्स्ट राउंड में भेजने शुरू की जाती है, पता चलता है कि जोआना ने पहले ही बैग से एक कॉइन चुरा ली थी, यानी वह भी चिटिंग कर रही थी। इस तरह जोआना भी चिट करके यह राउंड जीत जाती है और किसी बेगुनाह आदमी को नसीब से बाहर कर दिया जाता है। इसके बाद जब सभी लोग कॉइन को एक डिवाइस में डालते हैं तो उन्हें एक एक ड्रिंक दी जाती है, लेकिन जोआना यहाँ अपनी कॉइन को रख देती है क्योंकि वह इसे अपने जरूरत के मुताबिक इस्तेमाल करना चाहती है। इसी दौरान जोआना को अपने पिछले जीवन की यादें याद आती है जहाँ उसके पड़ोसी उसे बहुत सताया करते थे, उसे मारते थे और उसका खाना छीन लिया करते थे। दूसरी तरफ इजाबेल का संपर्क अवसर के काउंसिलर से होता है जिसका नाम है मैथ्यूस। मैथ्यूस इजाबेल से कहता है कि वह हमेशा चीफ पर नजर रखे क्योंकि वह भी चीफ को हटाना चाहता है। इसी बीच कॉम्पिटिटर्स को एक जगह खड़ा कर दिया जाता है क्योंकि अब उन्हें अगले राउंड के लिए ले जाना है। एक अवसरी एम्प्लॉय उन्हें बताता है कि उन्हें अब 5 मिनट के अंदर एक टनल पार करनी होगी। अगले राउंड शुरू होते ही वे एक अंधेरी सी रूम में पहुंचते हैं जहां एक टाइमर काउंटडाउन कर रहा था। वहां किसी लाइट की तेज ब्लिंकिंग हो रही थी जिसकी वजह से सब हेलुसिनेट करने लगे और अपने टास्क पर ध्यान ही नहीं दे पा रहे थे। कुछ ही पलों में वहां भयानक गैस रिलीज कर दी जाती है, यानी अगर वे जल्दी से इस टनल से बाहर नहीं निकले तो सब यहीं मर जाएंगे। ज्यादातर लोग हेलुसिनेट करके जम सी गए थे, पर जोआना बाहर नहीं, उसने चालाकी दिखाई और तुरंत टाइमर के पास पहुंच गई। वहां उसने देखा कि टेबल पर 6 हाथों के प्रिंट बने हुए थे और समझ गई कि शायद हर किसी का हाथ इन प्रिंटों में रखने से ही दरवाजा खुलेगा। बाकी लोग महसूस ही नहीं कर पा रहे थे। फिर भी जोआना मेहनत करके एक एक कर उनके पास गई, उन्हें दरवाजे के सामने खड़ा किया और उनका हाथ सही प्रिंट में रखवा दिया। जब सबने एक साथ अपने हाथ प्रिंट्स पर रखे तो टाइमर खत्म होने से कुछ ही सेकंड पहले दरवाजा खुल गया। अगले स्टेज में पहुंचने पर वे देखते हैं कि वहां हर किसी के लिए एक बेड रखा हुआ है। सभी बहुत थक चुके थे, इसलिए वे अपने अपने बेड पर लेटकर आराम करना शुरू कर देते हैं। इसी बीच फर्नांडो और मिशेल एक दूसरे से बातें करने लगते हैं। बातचीत के दौरान वे एक दूसरे के काफी करीब आ जाते हैं क्योंकि दोनों धीरे धीरे एक दूसरे को पसंद करने लगे थे। दूसरी तरफ जोआना अपने अतीत की एक फ्लैशबैक देखती है। उसमें वह अपने सुरक्षा के लिए चोरी छिपे किसी आदमी के घर में घुसती है ताकि वहां से एक गन चुरा सके। जब वह घर में घुसती है और गन चुराने लगी तभी उसे किसी की आवाज सुनाई देती है और वह बहुत डर जाती है। समझने से पहले ही वह गलती से गन दबा देती है जिसकी गोली एक छोटे बच्चे पर लग जाती है और बच्चा तुरंत
मर जाता है। जोआना आज तक इस घटना को भूल नहीं पाई। लगभग हर समय उस बच्चे की याद उसके सामने तैरती रहती है। दूसरी तरफ हम चीफ को देखते हैं जो कंप्यूटर में एक अलर्ट पाता है। सीसीटीवी फुटेज चेक करने पर वह समझ जाता है कि स्लेमेरिया का एक छोटा बच्चा उनके अफसर ऑफिस में घुस गया है। फौरन ही वह उस बच्चे के पास पहुंचता है जिसका नाम है अगस्टो। अगस्टो चीफ को बताता है कि उसे बहुत भूख लगी थी और इसलिए वह मदद पाने के लिए यहाँ आया। चीफ वहाँ मौजूद सीसीटीवी फुटेज को तुरंत डिलीट कर देता है ताकि किसी को पता न चले कि बच्चा आया था। फिर वह अगस्टो को अपने घर ले जाता है, उसे स्वादिष्ट और भरपूर खाना खिलाता है और कहता है कि उसने कई बार कोशिश की उसे देखने की, लेकिन कभी सफल नहीं हो पाया। चीफ अगस्टो को हिदायत देता है कि ऐसे यहाँ कभी न आए क्योंकि इससे उसके लिए बड़ा खतरा हो सकता है। इसके अलावा वह अगस्टो को बहुत कीमती चश्मा और खेलने के लिए कुछ ब्लॉक्स भी देता है। तभी इजाबेल वहाँ पहुँच जाती है। चीफ किसी तरह अगस्टो को छिपा देता है और इजाबेल चीफ से कहती है, मुझे लगता है कि अवसर में कोई घुस आया है, लेकिन मैं किसी को नहीं देख पा रही। इजाबेल यहाँ चीफ को फंसाने के लिए तरह तरह के सवाल पूछती है, लेकिन चीफ हर सवाल का सही जवाब दे देता है। इजाबेल वहाँ से चली जाती है और चीफ खुद अगस्टो को अवसर से बाहर निकालकर उसे स्लेमेरिया में पहुंचाता है। दूसरी तरफ हम जोआना को देखते हैं। जोआना फेक रजिस्ट्रेशन कराने एक महिला के पास जाती है। वह महिला जोआना को सर्जरी करके एक फेक रजिस्ट्रेशन डिवाइस लगाती है। दिलचस्प बात यह है कि उस महिला का नाम भी जोआना था, इसलिए जोआना उस डिवाइस में अपना ही नाम रख देती है। सर्जरी के बाद वह महिला जोआना से कहती है कि वह बहुत ही बुरी इंसान है क्योंकि उसने एक बच्चे की हत्या की है। फिर महिला जोआना को अपमानित करके वहां से निकाल देती है। जोआना ये सब सोचते सोचते बहुत उदास हो जाती है। तभी राफेल उसके पास आता है और जोआना राफेल को सब कुछ बता देती है। साथ ही कहती है कि वह असल में बहुत ही बुरी इंसान है, लेकिन राफेल उसे सांत्वना देता है और कहता है कि इसमें उसकी कोई गलती नहीं थी, यह तो सिर्फ एक हादसा था। इस तरह धीरे धीरे राफेल और जोआना के बीच संबंध अच्छे होने लगते हैं। अगले दिन सुबह जोआना और फर्नांडो आसपास हर चीज को देख रहे थे। वे अगले राउंड में जाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन जिस दरवाजे से वे अंदर आए थे वह अब बंद था और आसपास कोई रास्ता नहीं था जिससे वे बाहर निकल सके, यानी वे सभी इस जगह में फंस गए थे। फर्नांडो ने यह बात सबको बताई तो सभी मिलकर बाहर निकलने का रास्ता खोजने लगे, लेकिन आसपास ना कोई दरवाजा था और ना कोई इंसान, साथ ही खाने के लिए भी कुछ नहीं था, जिससे सभी काफी डर और चिंता में पड़ गए। राफेल कितने ही स्टैंड इन लाने के बाद भी कुछ काम नहीं आया। पर दूसरी तरफ मार्कस ने एक पैनल देखा जिस पर अलग अलग नंबर ऊपर नीचे हो रहे थे। जब मार्कस को उन 6 स्टैंडों की बात याद आई तो उसे समझ में आ गया कि उन्हें असल में क्या करना है। वो सबको बुलाकर बताता है कि उन्हें पैनल पर दिखाए गए उन 6 नंबरों को याद रखना होगा और उन्हीं नंबरों के मुताबिक स्टैंडों को धक्का देना होगा। क्योंकि नंबर बहुत कम समय के भीतर बदलकर दिखाए जा रहे थे, इसलिए उन्हें बिल्कुल ठीक से नंबर याद करने थे और पैनल बदलने से पहले हर टास्क पूरा कर लेना था। अब पैनल पर जो 6 नंबर थे वे छाहों ने बिल्कुल वैसा ही याद कर लिए और फिर हर किसी ने अपने स्टैंड को उतनी बार धक्का दिया जितना पैनल पर नंबर दिखा था। जब उन्होंने यह काम मिलकर किया तो वहाँ एक डिवाइस एक्टिव हो गया और उन्हें खाने के लिए कुछ चीजें दे दी गई। लेकिन थोड़े ही समय बाद उन्हें एहसास होता है कि उन्हें जितना खाना दिया गया है वह सिर्फ एक ही आदमी के लिए है। इससे खाने को लेकर झगड़ा होने वाला था। तभी मिशेल कहती है कि उनके बीच एक लड़की आगाता है जो सबसे ज्यादा भूखी और बीमार है, इसलिए उन्हें खाना आगाता को देना चाहिए। मिशेल का यह बात सभी मान लेते हैं। दूसरी तरफ हम इजाबेल को देखते हैं। वह किसी तरह चीफ की एक फिंगरप्रिंट निकाल लेती है और शायद इसे लेकर कोई अलग प्लान बना रही है। इस बीच कॉम्पिटिटर्स ने पैनल के गेम को समझ लिया था, इसलिए वे हर बार मिलकर डिवाइस को एक्टिव करते हैं। इसके चलते उन्हें खाने की कोई कमी नहीं होती और वे बहुत सारा खाना पाते हैं। हालांकि स्टैंड को बार बार खींचना बहुत मेहनत वाला काम था जिससे सभी काफी थक जाते हैं, लेकिन फिर भी वे सब मिलकर काम करते हैं और इस तरह किसी के डिस्क्वालीफाई होने का कोई चांस नहीं रहता। दूसरी तरफ चीफ सभी कॉम्पिटिटर्स पर नजर रख रहा था। उसने अथॉरिटी को बताया कि इस गेम में कुछ बदलाव करने होंगे क्योंकि ये कम्पेटिटर बहुत ज्यादा टैलेंटेड हैं और उनके लिए टास्क और कठिन बनाने होंगे। अगले दिन सुबह जब वे नंबर वाले पजल को हल कर रहे थे तो 10 बार सही तरीके से काम करने के बावजूद कोई खाना नहीं आया। सभी बहुत थक गए और वहां से जाने लगे। मार्को ने सबको हिम्मत रखने को कहा और कहा कि सभी मिलकर काम करें, लेकिन कोई उसकी नहीं सुनता और सब अपने अपने बेड पर चले जाते हैं। कुछ समय बाद देखा गया कि आघाटा अकेले लंबे समय तक स्टैंड खींच रही थी, जिसके कारण अचानक बहुत सारा खाना गिर पड़ा। सभी खाने के लिए झपट पड़े। अब मार्को सबको समझाता है कि इस राउंड में सभी टेस्ट शायद बदल दिए गए हैं, इसलिए उन्हें कोई और तरीका ढूंढना होगा ताकि वे जल्दी से इस स्टेज को पार कर सकें। इसके बाद सभी मिलकर वहां बेड के कुछ हिस्से तोड़ देते हैं और जो जगह खाने के लिए आती थी उसे मुश्किल से थोड़ा सा खोलने में कामयाबी मिलती है, लेकिन यह दरवाजा स्प्रिंग से फंसा हुआ
था और किसी भी समय यह उन पर गिर सकता था, जिससे उन्हें मार भी सकता था। तभी राफेल हिम्मत करके अंदर जाता है और वहाँ एक और बंद दरवाजा देखता है। जब वह सबको यह बताता है तो सभी निराश होकर वापस लौटते हैं। अब उनके पास कोई खाना भी नहीं था। इसी बीच मार्को बताता है कि उनमें से किसी ने बहुत सारा खाना छुपा रखा है। सभी मिलकर उस लड़के के पास जाकर खाना मांगते हैं, लेकिन वह कोई खाना देना नहीं चाहता। तब मार्को उसकी हालत बहुत खराब कर देता है, जिससे लड़का आखिरकार खाना देने के लिए राजी हो जाता है। इसके बाद मार्को हर जगह तलाशी लेता है और कई लोगों के बेड के नीचे भी खाना खोज लेता है। इस दौरान हमें मार्को का एक फ्लैशबैक दिखता है। वह असल में सोल्जर था और उसका फैमिली कई साल पहले उसे छोड़कर अवसर चला गया था। जब वह उसकी बात सुनकर सब रुक जाते हैं। कुछ ही देर में एक अलार्म बजता है और वहाँ पर 2 बड़े दरवाजे दोनों तरफ से खुल जाते हैं। सभी लोग उन दरवाजों से आगे के राउंड में चले जाते हैं। सिर्फ आघाटा वहीं मर चुकी पड़ी थी। मार्को की हालत इतनी खराब हो चुकी थी कि उसके पास खड़े होने की ताकत तक नहीं थी। फिर भी वह किसी तरह दरवाजे तक पहुंचने की कोशिश करता है, लेकिन समय खत्म हो जाने पर दरवाजा बंद हो जाता है और मार्को वहीं फंसकर रह जाता है। इस दौरान जब बाकी कॉम्पिटिटर्स अगले राउंड के लिए जा रहे थे, तब राफेल को अपने अतीत का एक फ्लैशबैक दिखाई देता है। असल में राफेल पहले भी अवसर में आने का प्रयास कर चुका था, लेकिन वह पास नहीं हो पाया। इस साल असल में उसका भाई यहाँ आने वाला था, लेकिन राफेल एक चालाकी करता है। वह अपने भाई को शराब पिला देता है और उसका रजिस्ट्रेशन डिवाइस चुरा लेता है और अपने भाई की जगह खुद यहाँ पहुंच जाता है। दूसरी तरफ इजाबेल चीफ के पास आती है और उसे अगस्टो की एक फोटो दिखाती है। वह कहती है कि उसने चीफ का फिंगरप्रिंट इकट्ठा कर लिया है और उसके बारे में सब कुछ जान गई है, लेकिन उसने अभी तक काउंसलर को कुछ नहीं बताया। अब उसके पास 2 विकल्प हैं। वेट, इस साल काम करके खुद काम छोड़ डीएच देना, 2 या मौत तक सेंटर में रहना, जहाँ उसकी हालात उसकी पत्नी जैसी होगी। यह सुनकर चीफ को उसकी पत्नी का ख्याल आता है, जिसका नाम जूलिया था। जूलिया भी कॉम्पिटिटर्स की तरह टेस्ट पास कर चुनी गई थी और बाद में उसने यहाँ एक अच्छी नौकरी भी पाई, जहाँ वह स्लैम क्षेत्र के लोगों का इंटरव्यू लिया करती थी। तो एक दिन जब एक लड़की जूलिया के पास इंटरव्यू देने आती है, तो जूलिया उसे रिजेक्ट कर देती है, क्योंकि उसके पास एक छोटा बच्चा है। हालांकि अवसर में कोई रूल्स नहीं था कि बच्चा होने पर कोई हिस्सा नहीं ले सकता, लेकिन जूलिया यह काम बार बार करती रहती है और इसे सभी से छुपा रखती है। जूलिया हर पहले राउंड में कॉम्पिटिटर को रद्द कर देती थी। एक दिन जब एक कॉम्पिटिटर जोर जोर से कहता है कि वह अवसर में रहने के योग्य है, तो जूलिया उसकी कोई बात सुनना नहीं चाहती और बहुत ज्यादा जोर करने पर उसे चोट पहुंचा देती है। बाद में जूलिया को इसका अपने आप ही दुख होता है। जब यह सब सामने आता है, जूलिया चीफ को बताती है कि उसकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं है और वह खुद समझ नहीं पाती कि कॉम्पिटिटर के साथ ऐसा क्यों कर रही है। इस तरह कुछ महीने गुजर जाते हैं। जूलिया बीच बीच में अगस्तों की फोटो निकालकर देखती रहती थी। एक दिन जब चीफ अपने काम में व्यस्त था, जूलिया सिक्योरिटी रूम में जाकर अगस्तों का पता निकालने की कोशिश करती है। रात के समय जब वह कंप्यूटर चेक करती है, तो देखती है कि उसने अगस्तों का वीडियो 107 बार देखा है। तब चीफ जूलिया से सच्चाई जानने की कोशिश करता है। जूलिया रोने लगती है और बताती है कि अगस्तो वास्तव में उसका बेटा है। वह अवसर में लग्जरी जीवन पाने के लिए अपने बेटे को छोड़कर यहाँ आई थी, लेकिन अब उसने अपनी गलती समझ ली है। वह महसूस करती है कि जिनके बच्चे हैं उन्हें अवसर में आने नहीं देना सही नहीं था और अब उसे बहुत पछतावा हो रहा है। जूलिया स्लैम एरिया में अपने बेटे के पास लौटना चाहती है, लेकिन चीफ उसे इसे करने से रोकता है। चीफ कहता है कि उसे अपने बेटे के यहाँ आने तक इंतजार करना होगा, क्योंकि अगर जूलिया एक बार फिर स्लैम एरिया चली गई तो वह कभी भी अवसर में वापस नहीं आ सकेगी। लेकिन फिर भी एक दिन जूलिया स्लैम एरिया जाने के लिए निकल पड़ती है, जिसे देखकर चीफ दौड़कर आया और उसे पकड़कर जबरदस्ती वापस अवसर में ले आया। उसने जूलिया को समझाया कि उसकी मानसिक हालत ठीक नहीं है और उसे रिकवरी सेंटर जाकर ठीक होना चाहिए। जूलिया मान गई और उसे अवसर के रिकवरी सेंटर में भेज दिया गया। कुछ दिनों बाद जूलिया लगातार अपने बेटे अगस्तो की फोटो देखती रहती। एक दिन तस्वीर रखकर वह इतना टूट जाती है कि अपने किए गए अन्याय और पाप का दुख सहन नहीं कर पाती और उसी रात वह पानी में डूबकर अपनी जान ले लेती है। जब चीप यह जानता है तो उसे अपनी जिंदगी में सबसे ज्यादा दर्द होता है, इसलिए वह जूलिया की याद को संभाल कर रखने के लिए एक दिन छद्मवेश लेकर अगस्तो के पास जाता है और अक्सर वहां जाकर अगस्तो को देखने लगता है। और एक दिन उसने अगस्तो को बता दिया कि वह उसका पिता है। अब हम फिर से वर्तमान में आते हैं, जहां राफेल छिपकर मिशेल से बात कर रहा था। जो उसने मिशेल के कान में कहा वो यह था कि राफेल अच्छी तरह जानता था कि मिशेल रेविलियस ग्रुप की मेंबर है, क्योंकि राफेल भी रेविलियस का मेंबर था और उसने मिशेल की एक फोटो रेविलियस के हेडक्वार्टर में देखी थी। दोनों यह बात गुप्त रखकर अगले राउंड के लिए आगे बढ़ते हैं। वहाँ हर एक के लिए अलग कमरे होते हैं, जहाँ पहले उन्हें अपने अपने परिवार की फोटो दिखाई जाती है और फोटो हटते ही उनके सामने उनके परिवार का कोई मेंबर प्रकट हो जाता है। फर्नांडो से मिलने उसके पिता आते हैं। फर्नांडो के पिता कहते हैं कि यही उनके लिए एक और टास्क है। अथॉरिटी ने कहा है कि अगर वे किसी तरह तुम्हें हार मानवा दें तो वे तुम्हें फिर से स्लैमेरिया लौटा कर देंगे और उसके बदले में वे हमें पैसे देंगे, पर वो पैसा ऐसा होगा कि हमें अपनी जिंदगी भर स्लैमेरिया में ही रहना पड़ेगा। ये सब बातें सुनकर फर्नांडो गिव अप करने के लिए तैयार हो जाता है, क्योंकि अवसर में रहने के लिए इतनी मौतें देकर अब उसका यहाँ बिल्कुल भी मन नहीं लग रहा था। लेकिन उसके पिता उसे गिव अप
करने से रोकते हैं। वो कहते हैं कि अगर वह अवसर तक पहुंच गया तो उसका पैर ठीक हो जाएगा और उसे एक अच्छा शानदार जीवन मिलेगा। फिर भी जब फर्नांडो उनकी बात नहीं मानता तब उसके पिता उसे ताने देते हुए कहते हैं, बचपन से ही तू मेरे लिए एक बोझ बना हुआ है और अब बाकी जिंदगी मैं इस बोझ को नहीं ढो सकता। मेरी भी एक जिंदगी है, मुझे भी आजादी से जीना है। ये बातें सुनकर फर्नांडो पूरी तरह टूट जाता है। अब उसके पास यहाँ टिके रहने के अलावा कोई और रास्ता नहीं बचता। दूसरी तरफ हम जोआना को देखते हैं, जो कि एक अनाथ लड़की थी। फिर भी एक आदमी उसके पिता बनकर उससे मिलने आता है। वो आदमी जोआना से कहता है कि वह उससे मिलने सिर्फ इन पैसों के लिए आया है। उसे जोआना की फेक रजिस्ट्रेशन की सच्चाई भी पता थी, इसलिए वह उसे धमकाता है, अगर तूने यहाँ गिव अप नहीं किया तो मैं अथॉरिटी को बता दूंगा कि तू एक फ्रॉड है। ये सुनकर जोआना डर जाती है, क्योंकि अगर ये बात बाहर निकल गई तो उसकी मौत भी हो सकती है। जोआना मजबूर होकर पहले तो उस आदमी की बात मान जाती है, लेकिन थोड़ी देर बाद वह अपने सिर पर एक घर रखकर वहां से भागने की कोशिश करती है, मगर वहां का दरवाजा बंद था। तभी वह आदमी जोआना को जमीन पर दबा देता है और उससे पूछता है कि उसने यहाँ फेक रजिस्ट्रेशन क्यों किया। जोआना बताती है कि सलेम एरिया में रहना उसके लिए बहुत मुश्किल था, इसलिए किसी भी हद तक वह अवसर में जाना चाहती थी। इस पर वह आदमी उसे बताता है कि असल में चिफ ने उसे जोआना के पास भेजा था, क्योंकि चिफ पहले ही उसकी फेक रजिस्ट्रेशन के बारे में जान चुका था। चिफ यह सुनिश्चित करना चाहता था कि जोआना रेविलियस ग्रुप की मेंबर है या नहीं, और चूंकि जोआना सबसे ज्यादा टैलेंटेड थी, इसलिए फेक रजिस्ट्रेशन होने के बावजूद भी चिफ ने उसे कुछ नहीं कहा। इसी बीच मिशेल के पास कोई नहीं था। अथॉरिटी का एक आदमी मिशेल से कहता है कि उसके पास 30 मिनट का समय है, अगर वह चाहे तो गिव अप करके पैसे लेकर जा सकती है। जब वह आदमी चला जाता है, मिशेल एक गिलास में पानी डाल रही होती है कि अचानक वह कॉइन बॉक्स टूट जाता है। उस समय अथॉरिटी का आदमी वहां आता है और कहता है कि ये कॉइन्स भी फेक हैं। मिशेल जवाब देती है कि वह गिव अप नहीं करेगी। दूसरी ओर राफेल के घर वाले उसे गिव अप करने के लिए दबाव डालते हैं, क्योंकि उन्हें पैसों की जरूरत है, पर राफेल हार मानने को तैयार नहीं होता। उसकी माँ गुस्से में कह देती है कि अब वह उसे अपना बच्चा नहीं मानती। राफेल ने अपने भाई को धोखा दिया और फैमिली को शर्मिंदा किया है, और जब फैमिली जरूरतें थीं तब भी उसने कुछ नहीं किया। फैमिली उसे छोड़ देता है। इसके बाद कई कॉम्पिटिटर्स पैसों के लालच में गिव अप कर चले जाते हैं। इसी दौरान चीफ छद्मवेश में अगस्टो के पास पहुंचता है। वह अगस्टो को एक क्यूब और कुछ पैसे देता है और कहता है कि अब वह उसे फिर तब तक नहीं देख सकेगा जब तक अगस्टो 20 साल का नहीं हो जाता। तब तक अगस्टो को खुद अपना ख्याल रखना होगा। चीफ अगस्टो को विदा कर देता है। अफसर की अथॉरिटी एक मीटिंग बुलाती है और घोषणा करती है कि इस बैच में जोआना फर्स्ट पोजीशन पर है, उसे आगे कोई टेस्ट नहीं देना होगा। मिशेल सेकंड पोजीशन पर होती है। उसे एक खूबसूरत ड्रेस दी जाती है और अगली राउंड के लिए एक मिशन सौंपा जाता है, एक दंपति को मनाना, ताकि वे अपनी छोटी बेटी को अवसर में भेज दें। मिशेल वहां पहुंचकर पाती है कि वह दंपति असल में आगाटा के ही माता पिता हैं, और आगाटा की मौत का सबक पाकर वे अब अपनी दूसरी बेटी ब्रूना को यहाँ भेजना नहीं चाहते। मिशेल हिम्मत करके उन्हें समझाने की कोशिश करती है और कहती है कि उन्हें ब्रूना को भी भेज देना चाहिए। यह सुनकर आगाटा का पिता बेहद क्रोधित हो जाता है और उसने मिशेल को मार डालने तक की धमकी दी। मिशेल वहां उन दोनों को समझाने की कोशिश करती है। वो रोते रोते कहती है कि आप जानते हैं, कई साल पहले मेरा भाई भी यहाँ आया था और वो भी इन टेस्ट्स में मारा गया, लेकिन बताइए हम कर भी क्या सकते हैं। अगर हम स्लम एरिया में ही बैठे रहें तो वहाँ हमारी जिंदगी की कोई कीमत ही नहीं है। शायद मेरा भाई अवसरा में आने के लायक नहीं था, इसलिए वो मर गया, लेकिन उसके लिए आज भी मुझे बहुत दुख होता है। फिर भी मैं यहाँ इसलिए आई हूँ क्योंकि अगर मैं स्लम एरिया में रहती तो वैसे भी मर जाती। अगर अब किसी तरह मुझे यहाँ मौका मिल जाए तो मेरी जिंदगी बदल सकती है। वो आगे कहती है, आगाटा मर गई क्योंकि वो अवसर के लायक नहीं थी, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि ब्रूना भी मरेगी। हो सकता है ब्रूना को वो मौका मिल जाए जो आगाटा को नहीं मिला। मिशेल की ये बातें सुनकर आगाटा के माँ बाप आखिरकार अपनी बेटी ब्रूना को भेजने के लिए राजी हो जाते हैं, और इसी तरह मिशेल ये राउंड पास कर लेती है। दूसरी ओर फर्नांडो को कुछ ग्राफ सॉल्व करने को दिए गए, जो कि बहुत ही इंटेलिजेंट काम थे, लेकिन फर्नांडो बहुत टैलेंटेड होने के कारण वह आसानी से उन ग्राफ्स को सॉल्व कर लेता है और इस तरह नेक्स्ट राउंड के लिए सेलेक्ट हो जाता है। दूसरी ओर राफेल को एक टास्क दिया जाता है। टास्क यह था कि शाम 6 बजे तक उसे दोनों दीवारों के बटन एक साथ प्रेस करने थे। जब भी वहां कोई पिक्चर दिखेगी तभी यह टास्क कंप्लीट माना जाएगा। इसके लिए उसे पहले किसी को कन्विंस करना होगा कि वह उसकी मदद करे। राफेल दौड़कर जोआना के पास जाता है। जोआना उसकी मदद करने के लिए रेडी हो जाती है, लेकिन बदले में वह जानना चाहती है कि राफेल ने फेक रजिस्ट्रेशन क्यों किया। राफेल यह बिल्कुल भी नहीं बताता। इसलिए राफेल फर्नांडो के पास जाता है और कहता है कि वह और मिशेल एक ही ग्रुप के मेंबर हैं। अगर वह यह राउंड पास नहीं कर पाया तो मिशेल को आगे बहुत प्रॉब्लम हो सकती है। तो मिशेल की बात सुनकर फर्नांडो मान जाता है। उसके बाद दोनों एक साथ 2 किनारों से बटन प्रेस करते हैं और तुरंत दीवार पर एक पिक्चर दिखाई देती है। इस तरह राफेल यह राउंड पास कर लेता है। दूसरी ओर मिशेल अपने रूम में जाकर एक कांच के टुकड़े की मदद से अपने शरीर के अंदर से एक टैबलेट निकालता है। यह टैबलेट उसे रेविलियस ग्रुप का लीडर दिया था। टैबलेट का मकसद था कि अवसरे में वह यहाँ के जिम्मेदार मेन लोगों को मार सके, क्योंकि अगर वह ऐसा करने में सफल हो गया तो अवसरे की पूरी सिस्टम
सिस्टम को बदलना पॉसिबल होगा। आज अवसरे में सिलेक्ट हुए लोगों के लिए एक पार्टी का इंतजाम की गई थी। मिशेल उस टैबलेट को लेकर वहां जाता है और चीफ को धन्यवाद देते हुए गले लगा लेता है। इसी मौके पर वह चीफ के ड्रिंक्स में टैबलेट मिला देता है। कुछ समय बाद देखा जाता है कि अवसरे का एक आम आदमी वह ड्रिंक पी लेता है और तुरंत ही उसकी मौत हो जाती है। मिशेल को इसके लिए बहुत बुरा लग रहा था, लेकिन इस घटना की वजह से चीफ समझ गया कि उसे यहाँ कोई मारना चाहता है। उसने सीसीटीवी फुटेज चेक किया, जिसमें देखा गया कि ड्रिंक उसे एलिजाबेथ ने दी थी। वास्तव में मिशेल ने बहुत ही सीक्रेट तरीके से टैबलेट मिला दिया था, इसलिए यह सीसीटीवी कैमरे में दिखाई नहीं दिया। इसके बाद चीफ ने अथॉरिटी को एलिजाबेथ के बारे में बताया कि वह उसे मारना चाहती है, क्योंकि एलिजाबेथ तो पहले ही उसे लंबे समय से ब्लैकमेल कर रही थी। एलिजाबेथ बहुत डर गई और स्वीकार कर लिया कि एक बात सच है, वह चीफ की जगह खुद लेना चाहती थी और इसके लिए उसने कई काम किए थे, लेकिन किसी को जहर देकर मारने जैसी चीज नहीं की थी। फिर भी यहाँ किसी ने एलिजाबेथ की बात पर विश्वास नहीं किया और उसे तुरंत अवसरे से बाहर कर दिया गया। दूसरी तरफ राफेल मिशेल को बताता है कि उसने फर्निंदो को सब कुछ बता दिया है कि वे दोनों रिविलियस ग्रुप के मेंबर हैं, इसीलिए मिशेल तुरंत फर्निंदो से मिलने जाती है। फर्निंदो तब मिशेल को बताता है कि मिशेल जिस भी ग्रुप की मेंबर हो उससे उसे कोई फर्क नहीं पड़ता, वह सिर्फ मिशेल को चाहता है। मिशेल इस पर बहुत खुश होती है, क्योंकि यह पहली बार था जब किसी ने उसे दिल से पसंद किया। अगले दिन राफेल ड्रिंक में टैबलेट मिलाने का मौका खोज रहा था, लेकिन तभी चीफ और अथॉरिटी के लोग आ जाते हैं। डर के मारे राफेल वहां टैबलेट छोड़ देता है। उस रात सभी को अलग अलग कमरे दिए जाते हैं। वहीं चीफ जब सब कुछ मॉनिटर करने आता है तो वह पार्टिसिपेंट्स के कमरे के सामने उस जहरीली कैप्सूल को खोज लेता है। इससे उसे पता चलता है कि इसमें एलिजाबेथ का कोई हाथ नहीं था, बल्कि पार्टिसिपेंट्स में से कोई एक उसे मारना चाहता था। तो अगले दिन सुबह जब वे सभी सोकर उठते हैं, राफेल, फर्निंदो और जुआना देखते हैं कि उनके कमरे में एक स्क्रीन पर उन्हें शुभकामनाएं दी जा रही हैं। स्क्रीन पर बताया गया है कि वे अब पूरी तरह से अवसरे के लिए सिलेक्टेड हैं। ये जानकर सभी बहुत खुश होते हैं। फर्निंदो खुशी में जल्दी से मिशेल को यह खबर देने जाता है, लेकिन रास्ते में उसे बताया जाता है कि मिशेल कल ही एलिमिनेट हो गई थी और अब वह कभी अवसरे में नहीं आ पाएगी। यह सुनकर फर्निंदो बहुत दुखी होता है और तुरंत बताते हैं कि वह यहाँ बिना मिशेल के कभी भी नहीं रहेगा। फर्निंदो तुरंत अवसरे से बाहर निकल जाता है, लेकिन उसी समय अवसरे का एक कर्मचारी आता है और बताता है कि यह सब उसके लिए एक टेस्ट था, तो यह देखने के लिए कि क्या वह सब कुछ त्याग कर अवसरे को प्रायोरिटी देगा और अवसरे के लिए पूरी तरह तैयार रहेगा। यह अवसरे के मेंबर बनने के लिए एक बहुत बड़ी परीक्षा थी, लेकिन फर्निंदो फेल हो गया है, इसलिए वह अब कभी भी अवसरे में नहीं आ पाएगा। फर्निंदो समझता है कि मिशेल असल में वही है, इसलिए वह चिल्लाते हुए मिशेल के पास जाना चाहता था, लेकिन उसी समय उसके लिए अवसरे का दरवाजा पूरी जिंदगी के लिए बंद कर दिया जाता है। दूसरी ओर देखा जाता है कि चिफ और उसके गार्ड मिलकर मिशेल को सजा दे रहे हैं, क्योंकि चिफ को पता चला कि मिशेल ने ही उसके ड्रिंक में जहर मिलाया था। इसके बाद चिफ सभी गार्ड्स को वहां से जाने के लिए कहता है। चिफ मिशेल से पूछता है कि उसने उसे मारने की कोशिश क्यों की थी। मिशेल बताती है कि वह उसे मारना चाहती थी, क्योंकि चिफ और उसकी अथॉरिटी ने मिलकर ये अजीब नियम बनाए थे, जिससे उसका भाई भी मर गया। उसके भाई की मौत का जिम्मेदार चिफ और अथॉरिटी थे, इसलिए मिशेल ने बदला लेने के लिए उसे मारना चाहा। लेकिन उसी समय चिफ वहां एक वीडियो चलाता है जिसमें दिखता है कि मिशेल का भाई लुइस असल में नहीं मरा था, बल्कि वह उस समय अवसरे के लिए सिलेक्ट हो गया था और अब वह अवसरे में बहुत अच्छी तरह से जीवन जी रहा है। फिर चिफ मिशेल से कहता है, तुम्हारे बारे में मैंने सभी इंफॉर्मेशन इकट्ठा कर ली है और मुझे यह भी पता है कि तुम रिविलियस ग्रुप की मेंबर हो, फिर भी मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। मैं सिर्फ तुम्हें सच बताना चाहता हूँ। रिविलियस ग्रुप वास्तव में तुम्हारे जैसे सरल और भोले लोगों को मूर्ख बना रहा है। उनका उद्देश्य अवसरे को खत्म करना नहीं है, बल्कि अवसरे का इस्तेमाल अपने स्वार्थ के लिए करना है। हमने अवसरे को एक नई दुनिया बनाने के लिए तैयार किया है, जहां इंसान अपनी योग्यता के दम पर खुद को सबसे ऊंचे स्तर तक ले जा सके। इसे आप जीवन का एक हिस्सा कह सकते हो। कई साल पहले जब दुनिया सिंपल थी, तब लोग ऊंचे स्तर तक पहुंचने के लिए बहुत कष्ट सहते थे। कई लोगों को तो पूरे जीवन तक संघर्ष करना पड़ता था। हमारा यह हिस्सा भी एक ऐसा ही प्रोसेस है, जहां केवल योग्य लोगों को अवसर मिलता है और उनके जरिए से हम एक सुंदर दुनिया बनाना चाहते हैं। इस तरह हमारी आने वाली पीढ़ियों को एक बेहतरीन और खूबसूरत भविष्य मिलेगा। रेविलियस ने तुम्हें अवसरे के बारे में जितना बदतर बताया है, मैं और अवसरे की अथॉरिटी उतने बुरे नहीं है। हमारा मकसद सिर्फ एक सुंदर दुनिया बनाना है, इसके अलावा कुछ भी नहीं। फिर चिफ ने मिशेल के लिए अवसरे की सारी वीडियो दिखाई और सीधे अवसरे के अंदर चला गया। जिन लोगों को यहाँ चुना गया है, चिफ ने सबको बताया कि यहाँ रहने के लिए उन्हें एक वैक्सीन लेनी होगी। ये वैक्सीन एक बार लेने के बाद वे कभी माँ बाप नहीं बन पाएंगे, क्योंकि यहाँ हम सिर्फ उन्हीं लोगों को रखते हैं जो टेस्ट पास कर सकते हैं। सिर्फ जन्म लेते ही कोई अवसरे का मेंबर नहीं बन जाएगा। जो लोग यह स्वीकार
नहीं कर सकते वे अब वापस स्लम एरिया लौट सकते हैं। बहुत से लोग लौट चले गए, लेकिन राफेल ने वैक्सीन ले ली। उसके बाद चिफ सीधे मिशेल के पास गया और सारी वीडियो दिखाने के बाद मिशेल से जानना चाहा कि क्या वह अवसरे में रहना चाहती है या नहीं। अगर वह सचमुच यहाँ रहना चाहती है तो उसे रेविलियस ग्रुप को छोड़ देना होगा और सिर्फ अवसरे के लिए काम करना होगा। अब अवसरे के अंदर लोगों की इतनी खूबसूरत जिंदगी देकर मिशेल को एहसास होता है कि अवसरे वाकई इतना बुरा सिस्टम नहीं है, इसलिए वह अपनी जिंदगी के लिए अवसरे को चुन लेती है। फिर वह जोआना से कहती है कि अब उसे अपना आखिरी टेस्ट देना होगा। इसके बाद मिशेल जोआना को एक वीडियो दिखाती है जिसमें देखा जाता है कि एक आदमी ने जोआना को मारकर उसका खाना छीन लिया था। तब चीफ जोआना के सामने आता है और कहता है कि सामने एक बटन रखा है, अगर वह बटन दबाएगा तो वे उस आदमी को मार देंगे, क्योंकि अवसरे में रहने के लिए हर इंसान के अंदर बदला लेने की हिम्मत और योग्यता होनी चाहिए, तभी वह यहाँ टिक सकता है। जोआना का तो बचपन से ही सपना था कि वह अवसरे में जाए, इसलिए वह गहरी सोच में पड़कर बटन दबाने ही वाली होती है। पर तभी उसका अंदर का रोकने वाला एहसास, उसकी अंतरात्मा उसे रोक देता है। जोआना कहती है कि वह किसी को सिर्फ इसलिए नहीं मार सकी कि उसने उसका खाना छीन लिया। उस इंसान को मारने का कोई औचित्य नहीं बनता। यह सुनकर चीफ जोआना से कहता है, तुम इतनी भोली हो, मुझे पहले नहीं पता था। तुम सिर्फ एक छोटे से टास्क के लिए अपने अवसरे जाने का मौका खो चुकी हो। जोआना शांत होकर जवाब देती है, मैंने अवसरे जाने का मौका खो दिया हो सकता है, लेकिन अपनी मानवता नहीं। फिर वह वहाँ से निकल जाती है। बाहर फर्नांडो अभी भी मौजूद होता है। जोआना फर्नांडो के साथ स्लेमेरिया में लौट आती है, जबकि मिशेल अवसरे में अपने भाई से मिलने चली जाती है। इस तरह जोआना और फर्नांडो अपने अपने रास्तों पर चले जाते हैं और यहीं इस कहानी का खत्म होता है।